नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी ये इंतजार नहीं करना चाहते कि 2029 में चुनाव हो और उसका परिणाम सामने आए तो या तो विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी रेस में आगे हो या फिर एनडीए का बहुमत हो और फिर प्रधानमंत्री मोदी को 2/3 बहुमत मिले। ये कोई भी जो स्थितियां पैदा होने वाली है उसका इंतजार न राहुल गांधी करना चाहते हैं न विपक्ष में बैठी कोई पार्टियां, क्योंकि जब जब राहुल गांधी ये बात बोलते हैं कि नहीं अब तो कुछ समय के बाद ऐसी सुनामी आएगी, सुनामी मतलब केवल आर्थिक सुनामी नहीं बल्कि उनका संकेत सियासी सुनामी की तरफ होता है कि जब सुनामी आएगी तो उसमें मोदी की सरकार बह जाएगी, यानी कि 2029 तक ये सरकार नहीं चल पाएगी। जब विपक्ष 2029 का इंतजार नहीं करना चाहता, जब राहुल गांधी इंतजार नहीं करना चाहते, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी 2029 का इंतजार क्यों करें? इंतजार का मतलब विपक्ष के लिए सत्ता बदलना यानी मोदी की सरकार को गिराना, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2029 का इंतजार न करने का मतलब है कि वो सारे प्लानिंग, वो सारे बिल, वो सारे कानून जो कि अब तक अटके पड़े हैं, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है पीएम मोदी को, जिसके लिए एनडीए को 50 से ज्यादा सांसदों को और समर्थन की जरूरत है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के उस बिहेव को लेकर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना है, जिसमें उनके प्रेशर के हिसाब से विधेयक में बदलाव नहीं करना है, वो सारे संसाधन इकट्ठा करना पड़ना होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अब 2029 का इंतजार नहीं करना चाहते कि 2029 का चुनाव होगा, उसके बाद 2/3 बहुमत आएंगे, तभी हम अपने जो बिल बाकी है जिसको इंप्लीमेंट करवाना जरूरी है वो सारे विधेयक संसद के अंदर लाएंगे, पारित करवाएंगे और उसके बाद सिस्टम में बदलाव करेंगे। इसलिए अभी से कवायद शुरू हुई और जो कवायद शुरू हुई उसमें एनडीए को 392 से ज्यादा सांसदों का ऐसे एक के बाद एक समर्थन मिलता गया कि लगता है कि 15 दिन के अंदर सियासी विस्फोट होने वाला है। 15 दिन इसलिए क्योंकि जुलाई में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और चर्चा इस बात की है कि अमित शाह ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है, पिछली बार की तरह नहीं, क्योंकि पिछली बार की प्लानिंग अलग थी। पिछली बार जो प्लान बनाया गया था डिलिमिटेशन के लिए उसमें वोमेन रिजर्वेशन बिल के साथ जोड़ा गया और वोमेन रिजर्वेशन बिल के कारण ही डिलिमिटेशन को थोड़ा दरकिनार कर दिया गया और फिर वोमेन रिजर्वेशन बिल के पक्ष में या विपक्ष में वोट देने वाले यानी इस बिल को गिराने वाली पार्टियों के असली चेहरे को दिखाने का मकसद था। इसलिए तोड़फोड़ की राजनीति नहीं हुई, किसी से कोई डिमांड नहीं किया गया, समर्थन की मांग नहीं की गई, बल्कि एक अपील की गई, सामान्य अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की, अमित शाह ने भी अपील की, सर्वदलीय बैठक बुलाई, दूसरी पार्टियों के साथ केवल अपील की कि अगर आपको लगता है कि वोमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए और इस व्यवस्था के अनुसार वोमेन रिजर्वेशन बिल आएगा तो उसमें समस्याएं पैदा होगी, तो डिलिमिटेशन भी जरूरी है, सांसदों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए अगर जिनको लगता है कि इसका समर्थन करना चाहिए वो समर्थन करे। ममता बनर्जी की पार्टी जिसके स्टेट में चुनाव था वो समर्थन कर नहीं सकती थी, क्योंकि इससे उन्हें लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। स्टालिन की पार्टी तमिलनाडु में चुनाव होना था, उन्हें भी लगा नहीं इसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समर्थन करते हैं तो पीएम मोदी को फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसलिए डीएमके भी सपोर्ट में नहीं आई और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी भी सपोर्ट में नहीं आई और कुछ पार्टियां जो कंफ्यूज थी, आंध्र प्रदेश की कुछ पार्टियां, छोटी पार्टियां, वाईएसआरसीपी जैसी पार्टी, बीआरएस जैसी पार्टी जो तेलंगाना में है, केसी रामा राव की, जगनमोहन रेड्डी की तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश की पार्टी वाईएसआरसीपी या फिर बीजू जनता दल, ये सारी पार्टियां जो थोड़े बहुत न्यूट्रल स्टेज में रहती है और जो मुद्दों के आधार पर समर्थन देती रही है, इन पार्टियों के साथ भी तालमेल की बात नहीं, बल्कि इनको यह नहीं कहा गया कि आपको समर्थन देना ही है या देना चाहिए।
इनके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा गया, क्योंकि उस समय उन चुनावों में महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर इन पार्टियों के एजेंडा क्या है, तरीके क्या है, मकसद क्या है और क्या सोच रखती है महिलाओं के प्रति, इसे दिखाना था। और इसलिए जब वो विधेयक गिरा तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, सब लोगों ने इस बात के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। और यही नहीं, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने के साथ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सहयोगी पार्टियां, ये सारी पार्टियों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रोटेस्ट निकाला, महिला विरोधी घोषित किया उन पार्टियों का जिन्होंने समर्थन नहीं दिया था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, अब तो सीधे डिलिमिटेशन को इंप्लीमेंट करवाना है और उसके लिए जरूरी है वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ ये जरूरी है कि 2/3 बहुमत हो, और वो जरूरत लगभग पूरी हो चुकी है। अभी जो लोकसभा के आंकड़े बदल रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां और कांग्रेस के कुछ ऐसे सांसद जो अभी राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं, इन सब लोगों के साथ बातचीत हुई है। कई पार्टियां जो कि टूट रही है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा की स्थिति तो पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। राज्यसभा में जिन जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जहां पर बहुमत आया, उन स्टेट में जो रीजनल पार्टी थी उसके राज्यसभा सांसद छोड़ के भागना शुरू कर दिए। ऐसे बार बार ये सवाल उठते रहते हैं कि राज्यसभा चुनाव में तरीके बदलने चाहिए, क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं। और ऐसे में जब राज्य के विधानसभा का चुनाव हो, जो कि राज्यसभा सांसदों के चुनाव के लिए वोटर का काम करते हैं, जब विधानसभा का चुनाव होना हो तो उससे 6 महीना पहले राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। यही स्थितियां बदली है। जैसे ममता बनर्जी की आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, ये विश्वास नहीं था कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। जो विधायक थे वो सारे जाने वाले थे, संख्या बल था, लेकिन वो संख्या कम होने वाला था। लेकिन फिर भी चुनाव से 3 महीना पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा से पहले, और ममता बनर्जी ने फिर से अपने लोगों को 4 लोगों को राज्यसभा भेज दिया, जो कि अब 2031 तक होते, जबकि 2031 तक अभी विधानसभा में ममता बनर्जी की स्थिति है 15 विधायक। तो 15 विधायक 4 राज्यसभा सांसद तो भेज नहीं सकते। ये परिवर्तन की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये सिस्टम बदलने से पहले सांसद ही बदलने लगे। उसी तरीके से उड़ीसा में, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में। अब इन लोगों को लगने लगा कि नहीं, आगे 2031 तक या 2030 तक हम राज्यसभा में उन पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर रखे रहेंगे जिसका राज्य में प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो ऐसे में जब स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट में विधायक नहीं है आपके पास, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले वो सांसद आपके साथ क्यों रहेंगे? उपचुनाव होना चाहिए, और उपचुनाव होगा तो वही स्थिति होगी जो आंध्र प्रदेश में हुआ, जो उड़ीसा में हुआ, और वही पश्चिम बंगाल में होगा। 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, और आगे भी ममता बनर्जी के बचे कुचे 5 राज्यसभा सांसद इस्तीफा ही देने वाले हैं। तो जो स्थितियां बदली है राज्यसभा में, अब कंफर्टेबल तरीके से 165 प्लस सांसद एनडीए के पास हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा में स्थिति थोड़ी कमजोर थी। लेकिन लोकसभा का समीकरण ही बदलना था, और वो पूरी तरह से बदल रहा है। इसलिए डिलिमिटेशन के लिए जो आंकड़ों की जरूरत थी, उससे ज्यादा आंकड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी का एक ब्लॉक जो 20 सांसदों का है, अभी वो संख्या और बढ़ेगी। उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद जो कि इंतजार कर रहे हैं मॉनसून सत्र का, क्योंकि जितनी भी इमरजेंसी बैठक उद्धव ठाकरे ले रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, मातोश्री में वो सांसद आए नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। ये भ्रम पैदा करने वाली बात है कि नहीं, ये नहीं आए थे क्योंकि सामने से आते हुए दिखाई नहीं पड़े। तो सवाल उठने लगा कि मातोश्री में इन्होंने बैठक बुलाई और 6 सांसद गायब थे। तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि नहीं, ये लोग गायब नहीं हुए हैं, बल्कि ये ऑनलाइन जुड़े हुए थे मीटिंग के अंदर। तो ऑनलाइन तो जुड़े हुए थे सारे सांसद जब शिंदे के साथ मीटिंग हुई थी, जब अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी, जब संजय यादव के साथ मीटिंग हुई थी,
जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी, ये सारे सांसद तो उसमें भी जुड़े हुए थे। इसका मतलब है मॉनसून सत्र का इंतजार किया जा रहा है कि उस समय दिल्ली में सारे सांसद इकट्ठा होंगे और उसमें उद्धव ठाकरे के सांसद भी होंगे, उसमें शरद पवार के सांसद भी होंगे, और ये जो बदलेंगे, लॉयल्टी चेंज करेंगे या फिर मर्ज करेंगे अपने ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर ये मुद्दा आधारित समर्थन की बात करेंगे, लेकिन सपोर्ट तो मोदी का ही करना है। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, उद्धव ठाकरे एनसीपी यानी शरद पवार के पार्टी के सांसद, ये सारे सांसद तो लगभग बदल चुके हैं, लेकिन स्टालिन भी बदले हुए हैं, वो भी मुद्दा आधारित समर्थन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से ऐसी खुन्नस कि राहुल गांधी के साथ बैठना तक पसंद नहीं कर रहे, वो भी लोकसभा के अंदर अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं। ओम बिरला को लेटर भी लिखी, अप्रूवल भी मिल गया। अब कांग्रेस के साथ कोई नाता नहीं है तो एनडीए के साथ ही नाता होगा या फिर एब्सेंट होंगे। जो उपस्थित वोट है उसकी संख्या घटेगी, वो किसी के पक्ष और विरोध में वोट ही नहीं करेंगे। तो इसलिए डिलिमिटेशन विधेयक तो आना है मॉनसून सत्र के दौरान, लेकिन दो और ऐसे विधेयक हैं 2029 का इंतजार उसके लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हीं तीन आधार पर बड़े नैरेटिव क्रिएट होंगे। 2029 के चुनाव का एजेंडा तय होगा, उसमें एक है वन नेशन वन इलेक्शन। उसके लिए भी फाइनल ड्राफ्ट तैयार है और उसे भी पेश किया जाना है। यानी एक बार चुनाव होगा, विधानसभा का, लोकसभा का, और उसके लिए चाहे कांग्रेस कितने भी हंगामा करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाए कि देखिए लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, लेकिन उसकी दलील सुनी नहीं जाएगी। अब ये लगभग फाइनल ड्राफ्ट है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी जो बनी है उसमें से 6 ऐसे लोग हैं जो कि पूर्व चीफ जस्टिस या पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, और उनका रिकमेंडेशन अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुना नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का रिकमेंडेशन है कि नहीं होना चाहिए। सीजेआई रहे चंद्रचूड़ भी उस कमेटी में है, और इसलिए इन सारे लोगों के रिकमेंडेशन के आधार पर ही कानून में बदलाव लाया जाएगा और उसके लिए बिल लाया जाएगा। लेकिन यह चिर प्रतिष्ठित, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है सदियों से, और जो भारत में दशकों से कानून बनाने की मांग की जा रही है, यूसीसी की भी तैयारी चल रही है। इसके लिए जो अलग अलग स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया वो एक परीक्षा थी, टेस्ट था कि असम में करो, उत्तर प्रदेश में करो, गुजरात में करो, फिर उत्तराखंड में करो। ये अलग अलग स्टेट में, यानी उत्तराखंड से शुरू हुआ, असम से लेकर गुजरात तक चला गया। ये अलग अलग स्टेट में करने का मतलब था कि पहले आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर लो, क्योंकि गुजरात में भी इंप्लीमेंट हुआ यूसीसी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जब वर्डिक्ट आ जाएगा कि नहीं यूसीसी तो लागू होना ही चाहिए, ऐसे भी कई बार टिप्पणियां की जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणी कर चुके हैं कि अब कितना इंतजार करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब इन राज्यों का मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा तो उसके बाद ये यूसीसी भी लाना है। और ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो 2029 के चुनाव का एजेंडा बनने वाला है। ये जितना भी परेशान हो, बौखलाए, लेकिन फिर भी विपक्ष और मौलाना गैंग, ये दोनों का सारा एजेंडा ये 3 कानून से खत्म हो जाएगा और इनकी तबाही की शुरुआत होगी जो प्लानिंग चल रही है। इसलिए 2029 के चुनाव के बाद का इंतजार नहीं है, बल्कि 2029 से पहले ही मोदी ये सारा काम करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।